I think we should start the session. So, a very warm good evening to all the participants and all the members who have joined the meet. Today, we have with us a great artist of theatre, Mr. Gyaneshwar Mishra, also known as the Gyani. Sir has acted in several movies, including Pati Patni and Wo, Bullet Raja, Kagas, Prayagraj, and Gonkesh. Sir is also the secretary of the Rang Yatra Theatre in Lucknow. So, a very thank you, sir, for joining us. So I, on behalf of Team IAM, welcome you in this a wonderful session. Sir, we, the team of Nukkad Natak and Dramathon, are organizing this session to get insights from you on the world of theatre. So we have with us Kanish. Kanish is the Deputy Secretary of IAM. Along with him, Kanish, if you can turn your mic on. Yes, sir. Hello, and sir. say, Good evening. Yeah. Next, we have Samarth here. Samarth is co-head of Dramathon. Samarth, if you can. Yes. We have Kaushal here. Kaushal is head of Karnataka. Okay. Yes. Then we have Tanu here. Tanu is secretary of IAM. And yes, Kaushal, you are visible. And along with that, we have our wonderful participants who have participated in our program of Nukkad Natak and Dramathon. So, sir today will be giving us a lot of insights on the field of theatre. So, a very thank to you, sir, for joining us and giving us the chance to host you. It's really an honor for us to host you. And before we start this session, I would like to request all of you to bring your paper and your pen with you and note down all the things that sir will be telling you. Up to you, sir, now. Over to you, sir. Hello? Sir, your mic is off. हेलो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने इस कार्य के लिए मुझको चुना और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि इस तरह की वर्कशॉप आप लोगों के बीच में करने जा रहा हूँ। हम शुरू करते हैं नाटक से। जैसे कि नाटक की बात चल रही है आप लोगों की, आप लोगों को नाटक ही देखना है, नाटक के बारे में बात करनी है। नाटक जो है साहित्य का एक भाग है। साहित्य में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कविता है, कहानी है, उपन्यास है, गीत हैं। उसी तरह से नाटक भी होता है। मैं हर चीज में शॉर्ट में बताऊंगा आपको, ताकि आपकी जो मेन मुद्दों पे आ जाए हम लोग। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नाटक का दे रहा हूं मैं आपको। तो साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। समाज की जो घटनाएं होती हैं, समाज की जो चीजें होती हैं, उसको क्या किया जाता है, लिपिबद्ध कर दिया जाता है। तो लिपिबद्ध करके जब वो पुस्तक के रूप में आ जाता है तो वो एक नाटक के रूप में आपके सामने आ जाता है, जिसको कि हम नाटक कहते हैं। अब नाटक की शुरुआत कहाँ से हुई, ये एक बहुत प्राचीन बात है कि नाटक की शुरुआत कहाँ से हुई। नाटक आदिकाल से होते आ रहे हैं, आज के इस युग में नहीं, हमेशा से होते हुए आ रहे हैं। ये सतयुग में होते थे, द्वापर में होते थे, त्रेता में होते थे। आपने जैसे रासलीला का नाम सुना होगा, रासलीला हजारों साल से होती चली आ रही है। तो इसलिए इसका कहीं भी कोई प्रमाण नहीं है कि नाटक कब शुरू हुआ। हाँ, ये कह सकते हैं कि हिंदी नाटक कब शुरू हुआ या मॉडर्न नाटक कब शुरू हुआ, इसका प्रमाण है। हिंदी नाटक हमारा भारतेंद्र हरिश्चंद्र के समय शुरू हुआ। भारतेंद्र हरिश्चंद्र हिंदी नाटक के पहले राइटर थे, जिन्होंने हिंदी में नाटक लिखना शुरू किया। इसके पहले बांग्ला में नाटक, मराठी में नाटक लिखे जाते थे। आज भी उन नाटकों का समय समय पर प्रयोग होता है। ये एक नाटक का छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता आपको दैनिक नाटक करने में नहीं पड़ेगी। जैसे कि बात हो रही थी लेखन, निर्देशन और अभिनय के बारे में, जिसको कि आप लोगों को मेन रूप से बताना है, जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी चाहिए। सबसे पहले नाटक के लिए आप बताइए कि आपको नाटक के लिए सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है।
तो सबसे पहले किसकी चीज की आवश्यकता होती है? लोगों की, जो कर सकें। और बताइए, इतने सारे लोग हैं, और लोग भी बताइए। ओम प्रकाश सेन की कहानी की, वेंकटेश सेन स्टोरी या फिर स्क्रिप्ट की। यस, ये बात है। सबसे पहले हमें एक स्क्रिप्ट या एक कहानी या एक प्लॉट की जरूरत होती है। जब हमारे पास कोई प्लॉट होगा, कहानी होगी या नाटक की स्क्रिप्ट होगी, तभी हम उसको आगे करने की बात करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हमारे नाटक में लेखक। अगर लेखक ने अच्छा लिख करके आपको दिया है, लेखक की, तो आप नाटक बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब बात आती है कि लेखक लेखक ने लिपिबद्ध करके किताब के रूप में आपको एक नाटक दे दिया। अब उस नाटक को, जो उस राइटर का कॉन्सेप्ट है, राइटर क्या लिखता है, राइटर एक अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करके नाटक के रूप में लिखता है। निर्देशक का काम होता है कि उसके कॉन्सेप्ट को पात्रों के जरिए दर्शक तक पहुंचाए। अब छोटी सी बात हम लेखन में बात करते हैं। आप लिखना शुरू करते हैं, तो लिखना जब शुरू करते हैं तो कहानी कैसे लिखते हैं? बताइए, कहानी आप कैसे लिखते हैं? आप में से जो कहानी लिख रहे हैं, कुछ राइटर भी हैं, कुछ लिखते भी होंगे, तो कहानी लिखने का चयन आप कैसे करते हैं? सर, सबसे पहले हेलो, हम कोई टॉपिक ढूंढ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, आपकी पूरी अच्छा आवाज आ रही है। आप नाटक लिखने में कहानी का चयन कैसे करते हैं? एक आउटलाइन बनाते हैं सबसे पहले। तो वही वही आउटलाइन, आप कोई घटना जो आपके आसपास घटित हुई है या जो आपने पढ़ी है, या उसी को आप एक आउटलाइन के रूप में बनाते हैं। कहानी बहुत छोटी सी होती है। जो भी आउटलाइन आउटलाइन बनाते हैं या जो भी कॉन्सेप्ट बनाते हैं, वो बहुत छोटा सा होता है। उसको फिर आप नाटक के रूप में डेवलप करते हैं। डेवलप करने में क्या चीज आवश्यकता होती है? जैसे एक छोटी सी बात कर रहे हैं कि अमूमन दिखाया जाता है कि एक हीरो है और एक हीरोइन है। नाटक का हीरो है, नाटक की हीरोइन है। उन दोनों को आपस में मिलना है। उनके मिलने के बीच में जो घटनाएं होती हैं, वो जितनी ज्यादा से ज्यादा घटनाएं होंगी, वो स्टोरी उतनी ज्यादा से ज्यादा बड़ी होती जाएगी। समझ में आ रही बात मेरी? हेलो। यस 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 सर। तो नाटक में ये, जैसे एक छोटी सी कहानी हम देते हैं कि एक आदमी है जो कि उसको पैसों की जरूरत है। वो पैसों की जरूरत के लिए बैंक जाता है, लेकिन उसका जो है बैंक में अकाउंट भी नहीं है, केवल पैसा बैंक में मांगने के लिए जाता है। ठीक है। अब वो पैसा मांगने के लिए जाता है और उसको पैसा लेकर के बैंक से आना है। अब इसको आप कैसे ले, भाई इतना सा कॉन्सेप्ट है केवल। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करिए। कैसे डेवलप करेंगे आप? इसमें और पात्रों को जोड़ेंगे। इसमें जोड़ेंगे बैंक वाला, वहाँ कैशियर बैठा है, वहां जी, गए तो हमें कैसे कैसे लोग आजू बाजू दिखे। एक बिल्कुल। एक इंसान बैठा हुआ था, वो बैठ के क्या कर रहा था। रोड पे हमको कोई घटना होती तो कि उसको ऐड कर सकते हैं जब हम जा रहे थे। हम्म। आ, और वो बैंक जाना है और बैंक से उसको पैसे लेके आना है, लेकिन उसका कोई अकाउंट नहीं है। तो उसको पैसे लेके आने और बैंक जाने के बीच में जो एक हमने आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया ना, और उसमें बहुत सी चार बीचें बढ़ेंगी। वहां जाता है, मैनेजर उसने रिक्वेस्ट करी कि मेरे पास खाता नहीं है और मैं पैसे पैसे चाहिए। बैंक वाले ने कहा ठीक है, तुम अपना आधार कार्ड दे दो, तुमको हम लोन दे देते हैं। उसने लोन दे दिया, चला है, कहानी खत्म हो गई। Recording in progress. कहानी खत्म हो गई ना। अब वहां जैसे आपने भी बताया कि हम बात करेंगे, अगला आदमी बैठा है, अलग अलग लोग बैठे हैं, ये बैठे हैं, तो ये सब जब घटनाओं को हम जोड़ेंगे तो कहानी हमारी आगे बढ़ेगी। और आगे बढ़ेगी तब हमारी कहानी लंबी होगी। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितनी बाधाएं, कितने हर्डल्स उसके अंदर डाल सकते हैं, ताकि हमारी कहानी की ड्यूरेशन बढ़ सके। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जी सर। लिखने की बात क्लियर हो गई? जी सर। अब हम आते हैं डायरेक्शन पर। तो नाटक में हमेशा 5 W प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। ये 5 W नाटक में ही प्रयोग नहीं किए जाते हैं, अमूमन कोई भी आदमी अपने जीवन काल में भी एक प्रयोग कर सकता है। सबसे पहला W होता है वाट।
कि ये क्या चीज है जो आपको स्क्रिप्ट मिली, उसके बारे में जानना, उसके बारे में समझना, वाट ये चीज क्या है कि नहीं सर। अच्छा, उसके बाद इसी को हम क्यों करें, वाई, कोई दूसरी स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो पहला हो गया हमारा वाट, दूसरा हो गया वाई कि इसी को हम क्यों करें, और तीसरा आता है कि कब करें, व्हेन, ठीक है ना, जा, तो गया। उसके बाद चौथा डब्ल्यू आता है वेयर, कब करना है और कहां पर करना है। अब हम ऐसी जगह करना है जहाँ पे खुला मैदान है, या ऐसे गली के अंदर करना है, या प्रोसीनियम में करना है, या किसी के घर में करना है, तब जाकर के दूसरा आ गया व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, और पांचवा आता है लास्ट में हु, किसके लिए करना है। वो स्टोरी हमको किसके लिए करनी है, बच्चों के लिए करनी है, बड़ों के लिए करनी है, स्टूडेंट के लिए करनी है। जब ये पांचों चीजों को हम डिसाइड कर लेंगे अपने दिमाग में, तब हम इसका सफल डायरेक्शन कर पाएंगे। किसी को कुछ पूछना है, बीच में पूछ सकता है अपनी बात को, ठीक है, क्लियर। जी सर। ये बात क्लियर हो रही है आपके दिमाग में? जी सर। जब ये 5 W का हम अच्छी तरह से प्रयोग अपने जीवन में कर लेंगे स्क्रिप्ट लेने के बाद, कि भाई हम इसको क्या है पहले पढ़ लिया, पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि इसको हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कर सकने में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं कि उसके हिसाब से हमारे पास आर्टिस्ट है कि नहीं है, हमारे पास फंड है कि नहीं है। अच्छा, नाटक करने में एक तो नुक्कड़ नाटक कर दिया, नुक्कड़ नाटक में बहुत कम साधनों की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा पड़ती है कि म्यूजिक वाला हो गया, म्यूजिक के रूप में ढोलक वाला हो गया, काम हो गया। प्रोसीनियम में बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, लाइट की भी जरूरत पड़ती है, सेट की भी जरूरत पड़ती है। आप लोगों से कितने लोगों ने नाटक किया है पहले हमको ये बताइए प्रोसीनियम में। जिन्होंने भी किया है वो अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। सर आयाम की ओर से हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक किए हैं 2 अब तक आईआईटी के कैंपस में ही पैराडॉक्स नाटक करते हैं। नुक्कड़ नाटक का प्रोसेस दूसरा होता है और प्रोसीनियम में नाटक करने का प्रोसेस दूसरा होता है सर। जी। अभी काशी यात्रा एक हुआ था, वो आईआईटी बीएचयू का एनुअल फेस्ट है जो जनवरी में होता है। वहां पे आयाम की तरफ से टीम गई थी जिन्होंने वहां पे परफॉर्म किया था। उस प्ले का नाम था कर्ण की याचिका, जहां वो बताते हैं कि कर्ण आज मॉडर्न समय में होता तो वो आज की सोसाइटी से उसके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ उससे क्या क्या सवाल पूछता। तो ये हमने वहां पे परफॉर्म किया था टीम आयाम की तरफ से। तो ये नुक्कड़ नाटक के रूप में किया था या प्रोसीनियम में? नहीं, ऑडिटोरियम में परफॉर्म किया था। हमने 2 टॉपिक्स पे किए थे। जो हमारा फर्स्ट वाला था वो सोशल लीगलिज्म, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, इन सब पे उसका थीम था। और दूसरा वाला जो था उसका नाम समत्वम था, और वो इक्वालिटी ऑफ प्रोफेशंस के ऊपर था कि सारे जो प्रोफेशंस हैं उनको इक्वल इज्जत समाज में मिलनी चाहिए और इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। बस मेरा जानने का मतलब है कि कुछ लोग इसमें ऐसे बैठे हैं जो नाटक कर चुके हैं, ये जानने की बात है, उसी हिसाब से बात होती है। देखिए, जब भी हम प्रोसीनियम में नाटक करते हैं तो हमारे लिए एक बाध्यता हो जाती है। प्रोसीनियम या तो 15x20 का होता है, ये 20x30 का स्टेज होता है। उसमें पीछे साइक होती है, साइड में विंग्स होते हैं और उसमें तमाम लाइट्स लगी होती हैं, ठीक है, इतना ही होता है। स्टेज को हम लोग 9 भागों में बांट देते हैं। सामने से 3 भाग कर देते हैं, एक मिडिल हो जाता है, ऊपर वाला डाउन हो जाता है, उसमें उल्टा बोलते हैं, ऊपर के भाग को हम लोग डाउन कहते हैं और सबसे पीछे के भाग को अप कहते हैं। ऐसे ही साइड से भी हम लोग उसको 3 भागों में बांट देते हैं, लेफ्ट, मिडिल और राइट। तो जब भी हम लोग काम करते हैं तो उसी में काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप पात्रों का चयन करें तो पात्रों के चयन में सबसे बड़ी बात क्या ध्यान रखनी चाहिए बताइए।
पात्रों का जब चयन करते हैं नाटक के लिए तो उसमें सबसे बड़ी बात हम लोग क्या करते हैं? जो पात्र वो पात्र का पेरेंट्स है वो थोड़ा कैरेक्टर से मैच होता है, उनकी कद काठी या आवाज या एज ग्रुप। ऐसा नहीं है। पात्र हमेशा जो होता है आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से होता है। जरूरी नहीं है कि हम कर्ण बना रहे हैं तो कर्ण को हम कद काठी होकर ऊंचा बना रहे हैं। साधारण आदमी को भी हम कर्ण बना सकते हैं, लेकिन उसका जो डिक्शन होगा, उसका जो इम्प्रोवाइजेशन होगा, वो बहुत ही सशक्त होना चाहिए। आपने कद काठी सब कुछ देख लिया, आपने कर लिया, लेकिन जब करने बैठ रहा है तो उसका डिक्शन नहीं अच्छा आ रहा है या इम्प्रोवाइजेशन वो नहीं कर पा रहा है, तो वो चीज नहीं। स्टेज में और फिल्म में यही फर्क है। स्टेज में थोड़ा सा अगर कद काठी या कोई चीज गड़बड़ हो जाती है, कोई कम रह जाती है, तो स्टेज वो खप जाता है। लेकिन फिल्म में या टीवी सीरियल में नहीं खपता। अगर हम कर्ण बनाएंगे तो बिल्कुल उसी तरह का बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमेशा ये होता है कि जो आदमी का डिक्शन बढ़िया हो, जिसका संवाद अदायगी बढ़िया हो, उसको ही हम लोग नाटक में प्रयोग करें, क्योंकि इसमें कोई डबिंग का सिस्टम थिएटर में नहीं होता है। तो सबसे पहले का आर्टिस्ट का, जो भी आर्टिस्ट आप ले लें, उसमें ये देखें कि उसका जो डिक्शन है, जो संवाद वो बोल रहा है, वो संवाद कैसे बोल रहा है, संवाद ठीक से वो बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है। अगर वो संवाद ठीक से नहीं बोल पा रहा है, आप संवाद में जिसके प्रोजेक्शन नहीं है, तो वो बेकार है हमारे लिए। तो किसी तरीके से कॉस्ट्यूम से ढक करके या किसी तरीके से उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस आदमी का डिक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। सा को सा ना बोले, शाम को शाम ना बोले, शाम को शाम ना बोले, सवेरा को शवेरा ना बोले। ये प्रॉब्लम सा और शा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि अमूमन आर्टिस्टों में होती है। तो सबसे पहले आर्टिस्ट का चयन करते समय उसको आप ये देखिए कि वो व्यक्ति का डिक्शन कैसा है, संवाद वो कैसा बोल पा रहा है। अगर आपका कर लिया तो आपका नाटक 25% निकल गया। ठीक है जी सर। ठीक है ना? जी सर। तो यस। उसके बाद आपको ध्यान रखना होता है कि वो आर्टिस्ट जो है, को आर्टिस्ट के साथ जब काम कर रहा है स्टेज पर, तो को आर्टिस्ट के साथ उसका केमिस्ट्री कैसी है। को आर्टिस्ट के साथ, क्योंकि जब तक आप एक्टिंग जो है, आप जो कर रहे हैं वो एक्टिंग नहीं है। जब दूसरा आदमी एक्ट कर रहा है, उस समय जो आपके रिएक्शंस हैं वो मेन एक्टिंग कहलाते हैं। अमूमन मैंने देखा है कि स्टेज पे जब नाटक लोग करते हैं तो एक आदमी के डायलॉग चल रहे हैं तो वो अपना बोल रहा है जोर शोर से, और दूसरा आदमी क्या करता है, चुपचाप खड़ा हो जाता है कि मेरी लाइन आएगी तब मैं बोलूंगा। अमूमन आपने देखिए, कभी नाटक में देखिए यही होता है। मैं भी करता हूं, तो मैं भी देखता हूं, ये नाटक देखने जाता हूं तो दूसरा आदमी लाइन, अच्छा लाइन आ गई, तुमने बोलना शुरू किया, तो वो एक्टिंग नहीं है। हमेशा जब भी आप स्टेज पे नाटक करिए तो जो आपका को आर्टिस्ट है, उस को आर्टिस्ट से कहिए कि जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कैमरा तो है नहीं। जब कैमरा होता है, फिल्म या सीरियल में कैमरा होता है, तो जो आदमी बोलता है उसके ऊपर कैमरा लगा दिया जाता है। बाद में कैमरा वाला क्या करता है, जो पास खड़े हुए लोग होते हैं उनके रिएक्शन ले लेता है, एडिटिंग टेबल वाला एडिटिंग में उसको जोड़ देता है, वहां तो ये चल जाएगा। लेकिन स्टेज पे क्या है, हर ऑडियंस की निगाह पूरे स्टेज पर है, जितना बड़ा भी हमारा स्टेज है। तो जो आर्टिस्ट है, उसके को आर्टिस्ट जो है, उसके प्रॉपर रिएक्शन, उसके प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट ही नाटक को बहुत अच्छा बनाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है आपकी एक्टिंग के लिए। जब भी आप लोग एक्टिंग में आए तो को आर्टिस्ट से कहिए कि भाई आप पूरा रिएक्शन देंगे, आपकी पूरी एनर्जी होनी चाहिए, और जब आपकी एनर्जी नहीं होगी तो मैं एनर्जी से बात नहीं। अब आप तो गुस्से में कोई बात बोल रहे हैं, संवाद को बोल रहे हैं, अगला आदमी चुपचाप खड़ा है, रिएक्शन तो आप कितना कर लेंगे। सही बात। स्टेज पे हमेशा जब भी इसे परफॉर्म किया जाता है तो हमेशा को आर्टिस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर को आर्टिस्ट ने आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दिया,
तो आपकी एक्टिंग, आपकी चीज बैठ जाएगी, आपका नाटक ट्रैक होने लगेगा। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है ना सर। उसके बाद प्रोसीनियम में जब हम करते हैं तो उसमें लाइट का बहुत बड़ा प्रयोग होता है। जो आदमी लाइट की डिजाइनिंग कर रहा है तो पाथ के ऊपर उसकी लाइट पड़नी चाहिए, और इत्तेफाक से अगर किसी वजह से नहीं पड़ रही है तो पात्र को अपने संवाद के साथ उस लाइट को पिक करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लाइट में नहीं दिखेंगे दर्शक को तो आपके बोले गए डायलॉग्स तो सुन लेगा दर्शक, लेकिन आपके हाव भाव, आपके चेहरे के एक्शन या आपके हाथ के एक्शन को वो नहीं देख पाएगा। इसलिए आर्टिस्ट का सबसे बड़ा काम ये होता है कि जो लाइटिंग है उस लाइट को प्रॉपर कैस्ट करे। क्योंकि हम लोग तो जो लाइट करते हैं तो उसमें स्टेज को जब करते हैं तो कई भागों में लाइट से बांट देते हैं कि ये, अब बहुत से नाटक ऐसे होते हैं जिसमें बहुत से लोकल होते हैं कि गांव का भी है, घर का भी है, खेत का भी है, जमींदार का भी घर है, उसका भी घर है, तो स्टेज पे लाइट से घर बांट दिए जाते हैं स्पॉट से, तो उसमें करते हैं हम लोग। तो स्टेज पे हमेशा जो आपका आर्टिस्ट है उसको जो है लाइट को ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा लाइट में रहे। वो किसी वजह से अगर लाइटमैन गड़बड़ कर देता है, लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, लाइट नहीं जला पाता है, तो अपने डायलॉग्स करके वहां पे लाइट पे आ जाए। तो वो जो लाइट पे आ जाएगा तो दर्शक तो पहली बार आपका नाटक देख रहा है, दर्शक ने तो आपकी रिहर्सल देखी नहीं है। वो अगर आप उस दूसरी जगह लाइट पे आ जाएंगे तो दर्शक नहीं समझ पाएगा कि क्या गलती हुई। लेकिन अगर आप लाइट पे नहीं आ पाए, आपने कहा यार उसने लाइट नहीं जलाई है तो मैं क्या करूं, यहीं से डायलॉग बोल दूं, तो वो दर्शक समझ जाएगा ये बहुत बड़ी फॉल्ट है। इसलिए दर्शक को बिल्कुल नहीं पता लगना चाहिए कि हम कोई गलती कर रहे हैं। दूसरी बात, आपके संवाद दर्शक तक पहुंचने चाहिए, ये आप बहुत ध्यान रखेंगे। दर्शक तक अगर आपके संवाद नहीं पहुंचेंगे तो दर्शक आपस में बात करने लगेंगे। आपके संवाद में वो बगल वाले से पूछने लगेगा, अरे यार इसने क्या कहा, तो वो भी डिस्टर्ब होगा, तो क्या होगा, हॉल में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगा। इसलिए आपके संवाद जितनी देर उसके दर्शक के कान में जाएंगे, दर्शक चुपचाप बैठा आपको देखता है, और जहां आपके संवाद उसके कान में नहीं गए वो इधर उधर से बात करने लगेगा और आपका नाटक वहीं ट्रैक हो जाएगा। इसलिए नाटक का बहुत महत्वपूर्ण अंग है डिक्शन। इसलिए जब भी आप किसी पात्र का चयन करिए उसका डिक्शन जरूर देखिए कि उसका डिक्शन किस तरह का है। जरा सा भी डिक्शन अगर धीमा है तो आप कट कर दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी? जी सर। अब हम लोग आगे चलते हैं अभिनय के दूसरे पक्ष। पहला तो डिक्शन हो गया, दूसरा होता है इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन का बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब उसने राइटर ने लिख लिया कि रमेश कमरे में गुस्से में आया, बस उसने लिख दिया कि रमेश कमरे में गुस्से में आया और उसने श्याम को गुस्से से देखा। राइटर ने इतनी लाइनें लिखी। अब पब्लिक जो है आपसे कम से कम पहली रो जो है कम से कम 10 फीट दूर से बैठी हुई है आपसे, और आखिरी रो कम से कम आपकी 50 फीट दूर बैठी हुई है। अब आपको अपने इम्प्रोवाइजेशन से ये जाहिर करना है कि रमेश कमरे में गुस्से में आया। कैसे आया गुस्से में भाई? तो आप इम्प्रोवाइज करके जैसे आएंगे तो कोई चीज आपके हाथ में है उसको आपने फेंक दिया, या कोई स्टूल है कुछ है उसको आपने लात मार दी और आप खड़े हुए, तो उसको ये महसूस होगा कि रमेश गुस्से में आया। ठीक है ना रमेश? तो सबसे बड़ी बात होती है इम्प्रोवाइजेशन जो होता है, नाटक का इम्प्रोवाइजेशन नाटक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसी में एक पीछे बात हम कहना चाह रहे हैं कि जो संवाद होते हैं
ये आप मान लीजिए कि जो लाइनें होती हैं, हर लाइन का एक संवाद जो होता है, एक जो शब्द होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने रमेश को गुस्से में जाते हुए देखा, ये एक लाइन है। क्या लाइन है बोलिए आप लोग? मैंने रमेश मैंने को रमेश जाते देखा। मैंने रमेश को गुस्से में जाते हुए देखा, आपकी ये लाइन है। अब डायरेक्ट सिचुएशन के हिसाब से इसी लाइन के बहुत मतलब निकलेंगे। मैंने रमेश को गुस्से में जाते हुए देखा, 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 मैंने रमेश को गुस्से में जाते हुए देखा। तो ये जो संवाद हुए, एक लाइन को कितनी तरह से बोला गया, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपकी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन पे हमको जो संवाद बोलना है, उसके जो शब्द हैं, किस शब्द पे हमको एम्फेसिस देना है। क्योंकि जब हम पर्टिकुलर शब्द पे एम्फेसिस देंगे तो उस लाइन का प्रॉपर अर्थ निकलेगा। अगर हम सेंटेंस के शब्द पे एम्फेसिस नहीं देंगे तो हमारा प्रॉपर उस लाइन का अर्थ नहीं निकलेगा, ये आप जान लीजिए। तो सबसे बड़ी बात होती है, जब स्क्रिप्ट की आप रीडिंग करिए तो रीडिंग करते समय पेंसिल से जो सेंटेंस हैं आपके, उन सेंटेंस पर आप पेंसिल से टिक कर लीजिए कि इस लाइन में ये शब्द जो है इस सिचुएशन के हिसाब से एम्फेसिस देना है, इस लाइन में इस शब्द पे एम्फेसिस देना है, इस लाइन पे इस शब्द से एम्फेसिस देना है। तभी आप एक अच्छा नाटक अच्छे डिक्शन के साथ कर पाएंगे। होमवर्क बहुत जरूरी है। होमवर्क केवल क्लास में ही जरूरी नहीं है, नाटक के लिए होमवर्क जरूरी है। जितना अच्छा होमवर्क आप घर पे करके जाएंगे, उतनी अच्छी आप रिहर्सल वहां पर करेंगे। कल भी एक बात हुई थी कि हम रिहर्सल 1 हफ्ते की कर रहे हैं, 10 दिन की कर रहे हैं, 15 दिन की कर रहे हैं। आज हम जो रिहर्सल करेंगे वो कल उससे बेहतर होनी चाहिए। अगर आज हमने रिहर्सल की और कल उससे बेहतर नहीं हुई तो कल जो हमने रिहर्सल की, इसका मतलब वो दिन हमारा खराब गया। हम लोग तो नाटक करते हैं, तो जैसे मान लीजिए 10 पन्ने हैं, 20 पन्ने का नाटक कर रहे हैं, तो हम लोग डाल किया कि 3 पन्ने रोज हम लोग को करने। तो पहले दिन हम 3 पन्ने पॉलिश कर देते हैं, क्योंकि इतना समय किसी के पास नहीं होता है कि घर में वो आदमी याद करे, घर में बैठ के स्क्रिप्ट ले, वहीं पे बैठे कहा कि भाई 20 पन्ने की स्क्रिप्ट है, हमको 15 दिन में करना है नाटक, 3 पन्ने रोज करेंगे। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 20 बार हम उसी 3 पन्ने को ही करते हैं। तो पहले दिन क्या होता है, हमारे 3 पन्ने की स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है, नाटक तैयार हो जाता है। दूसरे दिन आए, अगले 3 पन्नों पे काम किया और 1 से लेकर 6 पन्ने तक हम लोगों ने रन कर लिया। तो उससे क्या होता है, आपके समय की बचत है। 2 दिन में हमारे 6 पन्ने का नाटक तैयार हो गया। अगर हम चाहें तो 2 दिन बाद तीसरे दिन हम 6 पन्ने का नाटक कहीं पे प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमको कुछ दिक्कत नहीं होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात नाटक की प्रक्रिया में है। नाटक जब भी आप करें, जो भी आदमी नाटक करे, तो ये सोच के करे कि हमारा समय बहुत महत्वपूर्ण है, और जो नाटक करने वाला व्यक्ति होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर आदमी को गेम्स पसंद है, बाहर घूमना पसंद है, फिल्म देखना पसंद है, आदमी अलग अलग तरह से अपना समय व्यतीत करता है, मनोरंजन करता है। लेकिन आप आकर के रिहर्सल प्लेस पे अपना नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा आप डिवोट कर रहे हैं,
तो आप इसका मतलब उन सैकड़ों लोगों से अलग है, तभी आप आकर के ये नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं। तो जब कर रहे हैं तो प्रॉपर और अच्छा करना चाहिए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति ये ना कह सके कि अरे तुमने क्या किया। आप नाटक करेंगे, किसी को बुलाएंगे शो वाले दिन, तो जब शो वाले दिन बुलाएंगे तो शो वाले दिन उस आदमी को ये नहीं लगना चाहिए, आपके बुलाए हुए आदमी को या दर्शक को, कि इन्होंने 20 दिन कुछ नहीं किया। तो सबसे पहली बात यह है कि डिसिप्लिन के साथ रिहर्सल के टाइम पर आना। अब आ रहे हैं नाटक माउंट करने की प्रक्रिया पर। सबसे पहले नाटक के जो टाइमिंग है, जो भी टाइम रखी जाए, हम 5-7 मिनट पहले वहां पर पहुंचे। अगर आप 5-7 मिनट पहले नहीं पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम किसी दिन हो जाती है, बात दूसरी, लेकिन प्रॉपर जितने भी लोग हैं सब लोग 5-7 मिनट पहले पहुंचे। चाहे म्यूजिक वाला आदमी हो, चाहे डायरेक्शन का आदमी हो, चाहे सपोर्टिंग आर्टिस्ट हो, हर एक को 5-7 मिनट पहले पहुंचना जरूरी होता है। जब आप 5-7 मिनट पहुंच जाएंगे तो उस नाटक जहां पे आप रिहर्सल कर रहे हैं उसमें आप यूज्ड टू होंगे। आप तुरंत पहुंचे या लेट पहुंचे तो आप यूज्ड टू नहीं हो पाएंगे। आपको हमेशा यूज्ड टू होना पड़ेगा। जब 5 मिनट 7 मिनट पहले पहुंचे और भी लोग आ गए तो थोड़ा सा यूज्ड टू हुए कि हाँ भाई रिहर्सल का एक माहौल बना। अब हमने शुरू किया था प्रॉपर, थोड़ा छोट हमने बात की नाटक के बारे में। जब आप नाटक के रिहर्सल प्लेस पे आ जाएंगे तो फिर कोई बात नहीं होनी चाहिए, तो वहां पर सिर्फ नाटक की बात होनी चाहिए। तो नाटक की बात में केवल स्क्रिप्ट पे बात होनी चाहिए। ये नहीं कि नाटक पे आने के बाद आप उनको हाथ मिला रहे हैं। हमने अमूमन देखा है कि नाटक में लोग आते हैं और खड़े हुए 10 लोग हैं, 10 लोगों से एक एक करके सब हाथ मिला रहा है। फिर दूसरा आदमी आया, फिर 10 लोगों से एक एक करके हाथ मिला रहा है। ठीक है भाई, हम एक परिवार के हैं। क्या आप अपने घर में परिवार में रहते हैं, माता पिता भाई बहन वगैरह सब हैं, तो रोज सबको नमस्कार करते हैं, सब उठ के सबसे आप हाथ मिलाते हैं? नहीं ना। तो ऐसे नाटक की परिवार है, आए नमस्कार सब ठीक है, चलिए शुरू करिए। हम 2 घंटे की रिहर्सल करते हैं, लेकिन 2 घंटे की रिहर्सल में हम कम से कम 4 घंटे का काम आप करें। अगर ये डिसिप्लिन ये दिमाग में है तो आप अच्छे अभिनेता बन सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। स्क्रिप्ट कोशिश करें कि घर में देखें, नहीं देख पा रहे हैं कोई बात नहीं, 5-7 मिनट पहले आए पर आप अपना पन्ना खोल करके उस पर टिक शुरू कर दीजिए कि ये काम है, ये मुझे आज 6 पन्ने 3 पन्ने करने, और आप अपने काम पे विद्वत लग जाइए, देखिए बहुत अच्छा आएगा। एक दूसरी बात, आपने जिस व्यक्ति को डायरेक्टर मान लिया है उसको आपने कमान दे दी है कि आपने इस, चाहे वो आपसे उम्र छोटा है, चाहे आपसे क्लास में छोटा है या नहीं छोटा है, वो फिर डायरेक्टर है, वो फिर सर्वोपरि है। फिर उसके किसी बात को आप काटेंगे नहीं। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है रिहर्सल दौरान, आप अपनी कॉपी में स्क्रिप्ट में किनारे लिख लीजिए, और जब रिहर्सल का ब्रेक हो या रिहर्सल खत्म हो तब आप उससे डिस्कस करेंगे कि भाई देखो ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, ये जो पोर्शन है मैं समझ रहा हूँ, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तब जो वो आदमी बताएगा चीज को तब बताए, क्योंकि डायरेक्टर जो होता है वो लाइट, कॉस्ट्यूम, मेकअप, सेट, को आर्टिस्ट और ऑडियंस, इन सब को ध्यान में रख करके नाटक का डायरेक्शन करता है। आप जो हैं केवल अपने आप को सोच के कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको आर्टिस्ट को सोच के कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई चीज आप कर रहे हैं वो आप अपने इस तरह से सोच रहे हैं, और डायरेक्टर जो है इन सब चीजों की इस तरह सोच रहा है, तो उसका सोच अलग हो, ये संभव हो सकता है। तो उसके लिए क्या है, जब रिहर्सल चल रही हो उसी समय बोलकर टोक करके नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो रिहर्सल ब्रेक होती है, दूसरा डायरेक्टर थोड़ा सा अपने आप को
अपमानित महसूस करता है कि लो यार उसको बीच में टोक रहे हैं। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें रिहर्सल टाइम पर। पहली बात, टाइम से आए। स्क्रिप्ट की आप इज्जत सबसे ज्यादा करें। हमने अमूमन देखा है लोगों को कि आते हैं, स्क्रिप्ट को ऐसे मोड़ के लेके चले आ रहे हैं। क्यों भाई? स्क्रिप्ट जो है वो महत्वपूर्ण है। हम लोग तो नाटक को एक भगवान का मंदिर मानते हैं। रिहर्सल को ये भगवान की चीज है, ये हमारे भगवान की स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट की हम लोग पूजा करते हैं। जिस दिन हम लोग का शो होता है हम लोग सारी स्क्रिप्टें रख लेते हैं, वहां पर बैठ के पहले हम लोग पूजा करते हैं स्क्रिप्ट की। पूजा करने के बाद, नारियल तोड़ने के बाद, ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद तब मंच पे चलते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जितनी ज्यादा आप स्क्रिप्ट की इज्जत करेंगे, स्क्रिप्ट आपको उतना अच्छा बनाएगी। ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। पहली बात ये हुआ कि हम लोग नाटक में जो पात्र का चयन करें उसका डिक्शन सबसे अच्छा होना चाहिए। पहली बात हमने ये बताई, ठीक है, नोट करते जाइएगा आप। दूसरी बात ये बताई कि जब हम रिहर्सल पे आए तो हम बहुत प्रॉपर टाइम पर आए। तय कर लिया है कि 6 बजे रिहर्सल होनी है, तो हम लोग 6 बजने में 5 मिनट या 7 मिनट पर पहुंच जाए। और जब तीसरी बात, जब रिहर्सल पे पहुंचे तो हम लोग कोई भी फालतू बात ना करें कि कल क्या हुआ था, कि परसों क्या हुआ था, कि फलाने ने ये कहा, लड़के ने कहा, ये खबर चल रही है कि फलाना इलेक्शन में ये हो रहा ना। इसके लिए जो हमारा 2 घंटे के बाद का समय है, हम निकलेंगे तब हम बात करेंगे। जब आप नाटक में इस तरह से रिहर्सल में इन्वॉल्व होंगे तब वो कैरेक्टर आपके ऊपर चढ़ेगा। हमें जो कैरेक्टर हम कर रहे हैं उस कैरेक्टर को हमें आत्मसात करना होता है। उस कैरेक्टर की जो रूह होती है उसको अपने अंदर प्रवेश कराना होता है। आप लड़के हैं, आपको एक करोड़पति बिजनेसमैन का लड़का बनना है, तो आप अगर नहीं हैं तो कैसे बनेंगे? तो उसके हाव भाव, उसका रूह, उसकी चीजें सब आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। एक तो बात है। अब मैं आता हूं कि आदमी अपने आप को एज ए एक्टर के रूप में कैसे प्रिपेयर करता है। आपको एक कैरेक्टर दिया गया, आपको स्टूडेंट का कैरेक्टर दिया गया कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप अपने डायरेक्टर से यह स्क्रिप्ट देख करके ये सोचिए कि आप कैसे स्टूडेंट हैं। आपका घर का फैमिली बैकग्राउंड क्या है? आप बड़े घर के लड़के हैं, पढ़ने आए हैं, या बहुत मामूली घर के लड़के हैं, पढ़ने आए हैं? आपके घर का बैकग्राउंड क्या है? अगर आप अपने बैकग्राउंड क्या है उसके हिसाब से अपने आप के कैरेक्टर बिल्ड करेंगे, तब आप अपने आप को बहुत अच्छा कैरेक्टर बिल्ड कर लेंगे। हम चोर का कैरेक्टर कर रहे हैं तो ये हमको कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ेगा कि हम चोर क्यों हैं। किसी मजबूरी बस अभी चोर बने हैं, या हमारे बाप दादा पुरखे भी चोर थे, वही पेशा हमारा चोर का है, तो उसको हमें जो है फॉलो करना पड़ेगा। हमारा रहन सहन क्या है, हमारा काम क्या है। अब एक बुढ़े का कैरेक्टर करना है तो बुढ़े में देखना पड़ेगा ये बुढ़ा कैसा है। अगर आर्मी रिटायर्ड बुढ़ा है तो एक्टिव होगा बहुत ज्यादा, किसी गरीब घर का बुढ़ा है तो बहुत दुचुर पुचुर इस तरह से होगा। ये ऐसा बुढ़ा है कि जिसके घर में उसकी सेवा बहुत होती है, बच्चे उसको बहुत चाहते हैं, अच्छा रखते हैं, तो अच्छा बुढ़ा होगा। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जो कैरेक्टर हमको मिला है उस कैरेक्टर की बैकग्राउंड क्या है। अगर उस कैरेक्टर की हम बैकग्राउंड को एक बार अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो उस कैरेक्टर को हम सजीव अच्छा जीवित कर पाएंगे। ठीक है?
ये छोटी सी बात है, एक्टर प्रिपेयर अपने आप को कैसे करता है। स्क्रिप्ट पढ़ेगा, स्क्रिप्ट में ये देखेगा कि किस सेंटेंस में किस शब्द पे हमको एम्फेसिस देना है। अगर ये आपने पकड़ लिया तो आपका डिक्शन में आप माहिर हो गए। दूसरा, आपने ये पकड़ लिया कि जो कैरेक्टर आप कर रहे हैं वो कैरेक्टर कैसा है, उस कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है, और उस कैरेक्टर की उस नाटक में को आर्टिस्ट के साथ क्या सामंजस्य है। किस एक्टर के साथ हमारा पॉजिटिव फीलिंग है, किस एक्टर के साथ हमारा निगेटिव फीलिंग है, किसके साथ हमको न्यूट्रल रहना है, ये स्क्रिप्ट के आधार पे आपको मालूम पड़ जाएगा। तो जब उस चारों चीजों को लेकर के आप अपने आप को तैयार करेंगे, एक्टर प्रिपेयर तभी होता है। क्योंकि एक्टिंग सबसे मुश्किल काम है, डायरेक्शन बहुत आसान है, बैठे बैठे डायरेक्शन दे दी, कोई दिक्कत नहीं, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, कर ली, लाइट वाला आ गया, आपने लाइट सेट कर दी, म्यूजिक वाले ने म्यूजिक सेट कर दी, सेट वाले ने सेट बना दिया। लेकिन एक्टर जो होता है उसको 2 घंटे, 1 घंटे, 1.25 घंटे ऑडियंस को बांधना है। डायरेक्टर को ऑडियंस देखने नहीं आती है, एक्टर को देखने आती है। तो एक्टर बहुत मजबूत और बहुत सॉलिड होना चाहिए, और एक्टर हो जाता है। अगर वो इन 3-4 चीजों पर काम कर लेगा तो एक्टर अपने आप को मजबूत हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। यस सर। अब आप लोगों के कुछ जितनी चीजें मैं बोल रहा हूँ उससे संबंधित कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं 45 मिनट लगातार बोल चुका हूँ, इसलिए 45 मिनट बोलने के बाद आप लोगों को अगर लगता हो कि भाई ये सवाल इनका, ये विषय मेरी समझ में नहीं आया, ये चीज नहीं आई, तो मैं उस पर बात कर लूँ साथ में, ताकि ये इतनी चीजें रही, वरना आगे बोल जाऊंगा तो मैं भी भूल जाऊंगा कि मैंने क्या बोल दिया। मेरे पास तो वर्कशॉप के लिए बहुत सा सामग्री है, मैं तो बोलता रहूंगा, 2-3 घंटे तक बोलता रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन आपकी समझ में चीज आनी चाहिए। तो इतनी देर जो मैं बोला उससे आपसे संबंधित कोई सवाल किसके दिमाग में हो तो आप प्लीज मुझे बताइए कि ये सवाल मेरे दिमाग में है। मैंने स्क्रिप्ट के चयन के बारे में बताया, स्क्रिप्ट को कैसे हम कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में बताया, स्टेज के बारे में बताया, आपको डायरेक्शन का आपको थोड़ा सा बताया, फिर एक्टर प्रिपेयरिंग के बारे में बताया। इतनी चीजें मैंने आपको बताई। मेरा सवाल है एक्टिंग के चलते कि मतलब कोई ऐसा कैरेक्टर जो मेरी लाइफ तक दूर दूर तक मैं इस नहीं पाता, मतलब मैंने कभी किया नहीं उस तरीके का काम, और ना वैसी हरकतें मैंने कभी करी, उस तरीके के कैरेक्टर के लिए क्या किया, कैसे? कल भी मैंने एक बात कही थी कि दो तरह, एक वर्कर होता है पढ़ा लिखा और एक होता है स्किल्ड। तो जैसे आपने कोई कैरेक्टर कभी नहीं किया है या कभी आपने उस तरह के व्यक्ति को नहीं देखा, तो उसका इमेजिन आपके दिमाग में बना है, उसको आपने किसी तरह से सोचा है। तो यदि आपको किसी किताब में या किसी जगह पे, या वो कैरेक्टर कहाँ का रहने वाला है, सबसे बड़ी बात ये कहाँ का रहने वाला है, किस जगह का रहने वाला है, उस जगह की किताब से, उस जगह की स्टोरी को या उस जगह की चीजों को आप थोड़ा सा खोज करके पढ़ेंगे। अब तो गूगल बाबा सब जगह मौजूद है, गूगल बाबा की कृपा से तो आप किसी भी चीज को कहीं से भी पा सकते हैं। तो आप उसको जो है पहले स्टडी करिए कि भाई ये कैरेक्टर जो है कैसे मिलेगा मुझे, इस कैरेक्टर के बारे में कैसे मैं जान सकता हूँ। स्टडी करिए, ढूंढिए, अगर आप थोड़ा सा ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे आपके दिमाग में कैसा कैरेक्टर है जो आप सोच रहे हैं कि ये मैंने नहीं देखा है और करना पड़े, तो किस तरह के कैरेक्टर आपको मूवीज वगैरह में तो देखा है, बट ऐसे एक्सपीरियंस नहीं किया कुछ इन पर्सन, जैसे कोई साइको आदमी है उस तरीके का।
तो देखिए नाटक के जितने भी पात्र किए जाते हैं उसमें से कोई भी आदमी एक्सपीरियंस उस चीज का नहीं होता है। अगर डकैत है तो डकैत का उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, चोर है तो उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो उसकी घटनाओं को, उसकी बातों को, उसके चाल चलन को, उसके चीजों को अपने अंदर आत्मसात करता है। डकैत है तो आत्मसात करेगा। वो डकैत है, मैंने वही बात की, डकैत है तो कैसा डकैत है? मजबूरी में डकैत बना है, बदमाशी में बना है, तो दोनों डकैत का काम दूसरा हो जाएगा। जो आदमी पीड़ित हुआ है, जमींदार से पीड़ित हुआ है, समाज से पीड़ित हुआ है, डकैत बन गया, उसका व्यवहार दूसरे तरह का होगा। और जो शौकिया डकैत बना है, चलो लूटा खाना मारना है यार, पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे, बंदूक ले चल दो, उसका स्वभाव दूसरा हो। ठीक है ना? बात क्लियर हो रही है दिमाग में? तो जो भी चीज और कुछ लोगों का मतलब कैरेक्टर भी वैसा नहीं होता ना। बहुत लोग नरम मिजाज के होते हैं, कम आवाज होती है, जिनकी पिच भी कम होती है। जी, तो उनका ऐसा है क्या कि उनके लिए स्पेसिफिक कैरेक्टर ही है, या फिर वो और कुछ ट्राई नहीं कर सकते? अगर उनको तैयार किया जा सके तो कर सकते हैं कुछ और। बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नाटक में इस चीज को नहीं देखा जाता है कि थोड़ा सा मान लीजिए आपकी आवाज कम है या कुछ है, तो आप ये आपकी आवाज कम है या कुछ है या दूसरे, तो उसको आप मेंटेन करिए, उसको कैरेक्टर को ज्यादा ढाल दीजिए। अब डकैत है तो जरूरी नहीं है कि बहुत बुलंदी वाली आवाज बोलता हो, ठीक है, धीमी या पतली आवाज में बोल रहा है, लेकिन जो बोल रहा है वो, अब डकैत है मान लीजिए तुतला रहा है, तो ठीक है, कोई भी डकैत तुतला सकता है कि नहीं तुतला सकता? कोई मास्टर है तुतला के बात कर सकता है, कोई क्लास ले सकता है, लेकिन वो कॉमिक हो जाता है, लेकिन वो कर सकता है। ठीक है ना? ये डिपेंड करता है कि स्क्रिप्ट के ऊपर, कि स्क्रिप्ट में क्या इस तरह की आवाज वाला या इस तरह बनेगा। पात्र का चयन, पात्र के चयन में सबसे ज्यादा अनिवार्य होता है जो पात्र हमारी स्क्रिप्ट है, जो भी हमारी स्क्रिप्ट है वो उस स्क्रिप्ट के हिसाब से वो पात्र होना चाहिए। हो सकता है स्क्रिप्ट के पात्र में कोई कैरेक्टर ऐसा है जो कि बहुत स्ट्रांग है लेकिन उसकी आवाज बहुत नहीं है, कॉमिक कैरेक्टर है, तो कॉमिक कैरेक्टर वो चल जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि मैंने इसलिए पूछा क्योंकि हमारे पास जनरली ऑप्शंस नहीं होते। मतलब सबमिशंस तो आते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा सोसाइटी वाला है ना, तो हम एक्टर्स को प्रोफेशनली नहीं बुलाते। स्टूडेंट्स में सबमिशन आते हैं तो कुछ लोग उस तरीके से नहीं होते हैं, तो उनको तैयार करना होता है, तो उनके सामने डिफिकल्टी आती है कि मैं कैसे करूं। इसीलिए मैंने पूछा कि अगर फ्यूचर में कोई सेशन देखेगा तो उसको पता लग जाएगी किस तरीके से। नहीं, उसमें यह है कि जो आपकी स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के हिसाब से उसको रिराइट करिए। अगर आपके पास इस तरह से कोई कैरेक्टर आ गया है तो उसको रिराइट कर लीजिए, राइटर से डिस्कस करिए कि भाई हमारे पास ये राइटर है और ये कैरेक्टर ऐसा आ गया है और ऐसा हमारे पास ये ऑप्शन है, इसलिए आप इस कैरेक्टर को इस हिसाब से रिराइट कर दीजिए। आप उसको रिराइट कर लीजिए और कराइए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो उस स्टोरी में खपना चाहिए। ठीक है, आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप उसको रिराइट करा लीजिए स्क्रिप्ट को। जी जी सर, जी सर। जो कैरेक्टर आपके पास मान लीजिए ऑप्शन नहीं है तो आप उस कैरेक्टर को उसमें रिराइट करा लीजिए उससे कह करके राइटर से कि भाई देखिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है और मैं इस कैरेक्टर को इसमें लेना चाह रहा हूँ, इसमें इसमें ये कमियां हैं। देखिए कमियों को ही पॉजिटिव बनाया जाता है। हम लोगों के पास भी ऑप्शन नहीं होते हैं, हम लोगों के पास भी दिक्कत आती है, हम लोगों के भाई लिमिटेड लोग हैं, उन्हीं को लेकर नाटक करना होता है। तो उस कैरेक्टर को उसके हिसाब से हम लोग करते हैं, तो उसमें संवाद कुछ बदल देते हैं, उसका को आर्टिस्ट थोड़ा सा चेंज कर देते, को आर्टिस्ट का एक्शन दूसरे कर देते हैं और उसको उसमें फिट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैंने कहा नाटक में ये चीज चल जाती है, फिल्म और सीरियल में नहीं चलती है,
क्योंकि नाटक में आप स्टेज पे कर रहे हैं, बड़ा सा स्टेज है, आदमी देख रहा है, दूर से आपको बहुत सी चीजें आपकी उसमें खप जाती है। लेकिन कैमरे में क्या है, इतने से कैमरे में कैमरा, भाई कैमरा जो है वो दर्शक की आंख और कैमरा एक ही चीज। कैमरे में भी जो है वो दर्शक ही है, तभी तो कैमरा शूट कर रहा है, और ऐसे दर्शक भी आपको पूरा देख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप जो है, इसलिए मैंने कहा, अभी मैंने किया था अश्वत्थामा कैरेक्टर मैंने लिया था, 5 फुट का लड़का था, लिया उसको, लेकिन उसने अपने संवाद और अपने इम्प्रोवाइजेशन से कहीं भी अपनी 5 फुट की हाइट को सामने नहीं आने दिया। जब उसने बोलना शुरू किया, मैं अश्वत्थामा, डिक्शन के साथ बोला, तो किसी ने भी इस बात को नोटिस नहीं किया कि उसकी हाइट 5 फुट। वो उस कैरेक्टर के संवाद सुन रहा था, उसके इम्प्रोवाइजेशन सुन रहा था, उसके वर्किंग स्टेज पर देखा। धर्मवीर भारती जी का एक नाटक है अश्वत्थामा पर, बहुत अच्छा नाटक है, काव्य के रूप में उन्होंने लिखा है, उसको हम लोगों ने किया था। देखिए वो लड़का बहुत एक्टिव था, उसका शरीर ठीक था, लेकिन हाइट थोड़ा सा मार खाता था, कर लिया। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप उस कैरेक्टर को उसी हिसाब से बैकग्राउंड का सोच लीजिए। साइको है, साइको का बैकग्राउंड सोच लीजिए कि साइको है, अब साइको क्यों हुआ है, उसके पेरेंट्स भी साइको है तो वही साइको हुआ है। थोड़ा सा बैकग्राउंड सोच लीजिए, उसके बाद उसको कराइए, देखिए बहुत बढ़िया कर जाएगा। आपने देखा हो चाहे ना देखा हो, ठीक है। और बताइए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और बताइए, अब मैं आगे बढ़ूं? जी सर प्लीज। अब दूसरी बात आती है म्यूजिक। म्यूजिक आती है, क्योंकि म्यूजिक का थिएटर में क्या काम है। क्योंकि अगर म्यूजिक नहीं होगी तो बिल्कुल सन्नाटा लगेगा। फिलर म्यूजिक जो होती हैं सिचुएशन को डेवलप करती हैं, या हमेशा बैकग्राउंड म्यूजिक जो होती है वो, और फिलर म्यूजिक एक दृश्य से दूसरे दृश्य के बीच में जो संगीत होता है वो उस नाटक को उस नाटक के ग्राफ को उठाता है। म्यूजिक का काम सिर्फ ये है कि नाटक के ग्राफ को उठाना। अगर म्यूजिक नहीं होगा तो आपका नाटक सन्नाटे में बिल्कुल चलता चला जाएगा, कुछ नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए म्यूजिक का भी एक बहुत बड़ा योगदान नाटक के अंदर। म्यूजिक आवश्यकता से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कभी कभी जो म्यूजिक वाले होते हैं वो जरूरत से ज्यादा म्यूजिक डाल देते हैं, आवश्यकता से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? आदमी वहां पर म्यूजिक सुनने नहीं आया है, दर्शक आपकी एक्टिंग देखने आया है। तो आपकी एक्टिंग के लिए सहयोग के रूप में म्यूजिक होना चाहिए। आप गुस्से में हैं तो हल्का सा म्यूजिक, ड्रम का म्यूजिक, आपने किया, वो सपोर्ट करेगा आपको। तो म्यूजिक हमेशा नाटकों में एक्टर की सिचुएशंस को सपोर्ट करता है, इसलिए म्यूजिक का नाटक में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए म्यूजिक बिना नाटक अच्छा नहीं लगता है। खुशी का म्यूजिक है, खुशी का सीन है, उस खुशी के सीन में अगर खुशी का म्यूजिक बन जाता है, बज जाता है, सितार वगैरह कुछ इस तरह बज जाता है, तो उस नाटक में जान आ जाता है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं संगीत से नाटक के दृश्यों में जान आ जाती है, लाइट हो जाता है। ठीक, इसके बाद आते हैं हम लोग कॉस्ट्यूम पर। नाटक में कॉस्ट्यूम का भी बहुत महत्व है।
क्योंकि आपकी जो कॉस्ट्यूम है वो आपके कैरेक्टर को बिल्ड करती है। अगर एक साधु है तो साधु की कॉस्ट्यूम साधु की होनी चाहिए। वो पैंट शर्ट पहन के साधु का एक्ट नहीं कर सकता। बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन जैसा कोट पैंट इस तरह का होना चाहिए। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाली कॉस्ट्यूम होनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं पहले हम लोगों ने स्क्रिप्ट का चयन कर लिया, डायरेक्शन की चीजें हम लोगों ने देख ली, एक्टर की प्रिपेयरिंग देख ली कि एक्टर ऐसे ऐसे प्रिपेयर किया जाए, एक्टर प्रिपेयर हो गया। अब एक्टर प्रिपेयर हो गया तो हमने नाटक शुरू किया। नाटक शुरू किया तो उसमें हमने म्यूजिक को डाला नाटक को और अच्छा बनाने के लिए। जब हम म्यूजिक को डालेंगे तो हमको कॉस्ट्यूम पे भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कोई चंचल स्वभाव का व्यक्ति है, उसकी कॉस्ट्यूम है उसको बड़े बड़े बूटे वाली टी शर्ट वगैरह पहना दी। सीधा साधा है सब क्लीन शर्ट पहना दी। उसको अगर सीधा साधा लड़का है उसको आप वैसे पहना देंगे बेल बूटे वाली शर्ट तो वो कैरेक्टर मर जाएगा। कॉस्ट्यूम में हमेशा ये होता है, अगर हम प्रोसीनियम थिएटर कर रहे हैं तो प्रोसीनियम थिएटर में ये ध्यान रखना चाहिए कॉस्ट्यूम डार्क ब्लू या ब्लैक रंग की ना हो। क्योंकि डार्क ब्लू या ब्लैक रंग की होने से क्या होता है, प्रोसीनियम थिएटर के जो विंग्स होते हैं, पर्दे होते हैं, साइड के विंग्स होते हैं, वो भी ज्यादातर डार्क ब्राउन ब्लू या ब्लैक कलर के होते हैं। तो अगर आप उस तरह की कोई कॉस्ट्यूम का प्रयोग करते हैं तो आप उसमें मर्ज हो जाएंगे, आप नहीं देखेंगे। इसलिए कॉस्ट्यूम हमेशा हल्के कलर की पहननी चाहिए, क्योंकि ऑडिटोरियम में ज्यादातर जो पोर्शन होता है बैक का वो डार्क ब्लैक होता है या नेवी ब्लू कलर का होता है। तो अगर आप हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं तो आप दिखेंगे। ये सबसे बड़ी बात होती है। कॉस्ट्यूम हमेशा आपके पात्रानुरूप होनी चाहिए। जो आपका पात्र है, पॉजिटिव पात्र है, निगेटिव पार्ट है, आप एक कोई भी चीज है, कभी हम लोग ऑफलाइन वर्कशॉप करेंगे तो इस पर डिस्कस करेंगे। कभी भी है कि कोई भी एक दुपट्टा ही है, जैसे एक फीमेल्स के लिए है तो उसने दुपट्टा ले रखा है, उस दुपट्टे को ओढ़ने के ढंग से पता लग जाएगा कि वो फीमेल्स का कैरेक्टर क्या है। सीधा दुपट्टा उसने डाल दिया इधर करके ऐसे करके, तो ये मैं कराता हूं, ऐसे दुपट्टा उसने डाल दिया, सीधी सादी महिला का कैरेक्टर हो गया। उसने इसको बदल लिया और उसको ऐसे करके डाल दिया, थोड़ी सी तेज तर्राक हो गई, है ना। उसने ऐसे करके इसको ऐसे कर लिया, रंगबाजी वाली हो गई। तो इस तरह से एक ही कॉस्ट्यूम अलग अलग ढंग से इस्तेमाल करने से फर्क पड़ता है। ऐसे गमछा है, गमछा आदमी लिए हुए, सीधा सीधा गमछा उसने ऐसे डाल दिया, नौकर कैरेक्टर हो गया। वही गमछा उसने सिर पे ऐसे करके बांध लिया तो थोड़ा सा तेज तर्राक कैरेक्टर हो गया। एक ही तरफ गमछा डाल लिया और सीधा साधा किसान कैरेक्टर हो गया। तो जो आप कॉस्ट्यूम पहन रहे हैं वो कॉस्ट्यूम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी कॉस्ट्यूम किसी कैरेक्टर पे नहीं पहनी जा सकती, हर कॉस्ट्यूम के लिए इम्पोर्टेंट। अब जैसे आर्मी का आदमी दिखाते हैं ज्यादातर, तो उसको एक गेलिस दिखा देते हैं कि गेलिस वाली वो पहने हुए, आर्मी का रिटायर्ड वगैरह दिखाते हैं, तो उस उतना काफी है, बस वो पहन के आ गया, इसका मतलब आर्मी का एक्समैन आदमी हो गया। तो नाटक में साउंड के बाद कॉस्ट्यूम का बहुत योगदान है। कभी भी स्क्रिप्ट में आप स्क्रिप्ट पढ़िए तो स्क्रिप्ट पढ़ने के समय आप जो कैरेक्टर ले रहे हैं उस कैरेक्टर का पहले बैकग्राउंड देखिए कि उस कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है, और उस बैकग्राउंड के हिसाब से उसको कॉस्ट्यूम दीजिए, क्योंकि उसकी कॉस्ट्यूम ये उसके कैरेक्टर को बिल्ड करेगी। कभी कभी क्या होता है कि कॉस्ट्यूम चेंज करनी पड़ती है, आपके कई सीन हैं, आपको चेंज करनी है, तब क्या करेंगे आप?
तो उसको चेंज करने के लिए राइटर के पास, राइटर का जो है, राइटर हम जो होता है वो ये सब चीजों का ध्यान रखता है कि इस सीन के बाद इस कैरेक्टर को कॉस्ट्यूम चेंज करके आना है, तो उतनी देर का वो गैप रखेगा या उतनी देर के कोई सीन दूसरा डालेगा, तो वो आदमी कैरेक्टर कॉस्ट्यूम चेंज करके आता है। तो कॉस्ट्यूम डिसाइड होनी चाहिए। जिस दिन आप नाटक की स्क्रिप्ट लें हाथ में अपने, जिस भी दिन आप नाटक की स्क्रिप्ट हाथ में लें, उसी दिन अपनी कॉस्ट्यूम डिसाइड कर लीजिए कि आपको इस नाटक में क्या कॉस्ट्यूम पहननी। नाटक में इतना ज्यादा बजट तो होता नहीं है कि हम कॉस्ट्यूम का कोई आदमी हायर करें तो वो हमें कॉस्ट्यूम सप्लाई करेगा। हम लोगों को अपनी कॉस्ट्यूम अपने आप ही अरेंज करनी पड़ती है। हाँ, हिस्टोरिकल नाटक या माइथो नाटक जो होते हैं उसमें कॉस्ट्यूम ज्यादातर किराए पे आ जाती है। जो कॉस्ट्यूम के सप्लायर हैं वो कॉस्ट्यूम किराए पे दे देते हैं। तब भी हम लोग को 2-3 दिन पहले जाकर के वो कॉस्ट्यूम ले लेनी चाहिए। कारण क्या है कि कोई कॉस्ट्यूम छोटी हो सकती है, कोई कार्टून बड़ी हो सकती है, किसी की सिलाई गड़बड़ हो सकती है। अब मैं एक बहुत इंसिडेंट बताऊं कि हम लोग के यहाँ जो कॉस्ट्यूम वाले हैं वो क्या करते थे कि कॉस्ट्यूम में जैसे जो धोती दी जाती है, तो मैथो प्ले में जो कॉस्ट्यूम में धोती दी जाती है उसमें नारे होते हैं, बंधी हुई कॉस्ट्यूम होती है। तो हम लोग के संग के लोग कॉस्ट्यूम पहन ले आए, ऊपर से ऐसे नाप के देख लिया कि धोती थी, उसके यहाँ से लिया, बैठ गए। अब हम लोग का नाटक 6 बजे शुरू हुआ, 4-4:30 बजे हम लोगों का भाई नाश्ता पानी हो गया, आप कॉस्ट्यूम पहनना शुरू करिए। अब कॉस्ट्यूम पहनने के लिए जब उन्होंने धोती उठाई, देखा उसके अंदर नारा ही नहीं। ये इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक थी। तब एक आदमी बिल्कुल इकट्ठा दौड़ाया गया कि भैया जाओ मार्केट, मार्केट जाके नारा लेके आओ। तो वो गया मार्केट के नारा लिया, तो सबके में नारे डाले गए। तो ये प्रॉब्लम होती है। कॉस्ट्यूम जो होती है वो नाटक से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले आपकी प्रॉपर आपके हाथ में आ जानी चाहिए। टी शर्ट पहनिए, टी शर्ट फाइनल आ जानी चाहिए, उसको आप धो धा के प्रेस करके अलग रख दीजिए कि ये कॉस्ट्यूम में पहनी। ये नहीं कि उसी दिन उस कॉस्ट्यूम को धो रहे हैं, कर रहे हैं, कलर लगा वो हो गई या कुछ हो गई या प्रेस से जल गई, गड़बड़ ना। 1 दिन पहले नाटक के जो शो है उसके 1 दिन पहले जो आपको कॉस्ट्यूम डिसाइड की गई है, 1 कॉस्ट्यूम, 2 कॉस्ट्यूम, 3, उसको आप दोबारा प्रेस करके बढ़िया करके अपने पैंतीन में रख दीजिए ताकि वो शो वाले। ये एक बात थी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बताता हूँ कि एक्टर प्रिपेयर में मैंने आपको कई चीजें बताई। एक्टर को जब वो ऑडिटोरियम में जाए, क्योंकि हम लोग का नाटक शाम को जैसे होता है 6-6:30 बजे 7 बजे शुरू होता है, तो हम लोग 1-1:30 बजे पहुंच जाते हैं। तो उस समय वो आर्टिस्ट जा करके कॉस्ट्यूम पहने। वो ये ना कहे कि हमारा नाटक शाम को शुरू होगा 4 बजे पहनेंगे ना। कॉस्ट्यूम अंदर गया, थोड़ी देर आपने विश्राम किया और अपनी कॉस्ट्यूम आपने पहनी। तो क्या होता है कि वो कॉस्ट्यूम आपके यूज टू हो जाता है। तो जब आप अभिनय करते हैं तो वो कॉस्ट्यूम आपको सपोर्ट, आपने घंटे भर पहले कॉस्ट्यूम पहनी, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो मैथो नाटक कर रहे हैं, हिस्टोरिकल नाटक कर रहे हैं, आप शेरवानी पहन रहे हैं, लुंगी धोती पहन रहे हैं और ऊपर से आप अप्रन पहन रहे हैं, ये सब पहन रहे हैं, उत्तरी ले रहे हैं, तो ये सब आप सुबह से अगर लिए रहेंगे, सुबह से पहने रहेंगे, तो आपको शाम को नाटक करते समय लगेगा जैसे आप यही पहनते आ रहे हैं, आपका यही पहनने का था ना, वो कॉस्ट्यूम यूज टू हो जाएगा। इसलिए एक्टर को हमेशा जब भी नाटक करने के लिए जाए तो कम से कम 3-4 घंटे 5 घंटे पहले जो कॉस्ट्यूम उसको पहननी है उसको वो पहने, तो वो अपने आप को बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। ठीक, समझ में आ रही थी बात? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। अब एक और आगे बढ़ते हैं। एक चीज और होती है, नाटक पे सेट लगाया जाता है। सेट का भी महत्व है कि आपको अपने संवाद सेट के किस कोने में जाकर के बोलने हैं।
कुर्सी पे बैठ के बोलना है, सोफे पे बैठ के बोलना है, मेज पे बोलना है, जमीन पे बैठ के बोलना है। ये सारी चीजें आपको रिहर्सल के दौरान बता दी जाती है। रिहर्सल के दौरान प्रॉपर सेट लगा भी दिया जाता है, टेम्परेरी सिंबॉलिक सेट। मेन सेट तो उसी दिन लगता है जिस दिन हमारा ऑडिटोरियम में शो। तो उसका बहुत ध्यान होना चाहिए कि हम प्रॉपर सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि सेट का जो है वो आपके नाटक को बूस्ट करता है। आपको घर दिखाना, घर का सेट है तो घर का सेट लगा हुआ तो बूस्ट करेगा। आपको खिड़की से बाहर झांकना है तो खिड़की बनी होगी तो उसमें आप प्रयोग करेंगे उसको। सबसे बड़ी बात जो होती है सेट का यूज करना, सेट और लाइट तो एक ऐसी चीज है जिसका एक्टर को एट ए टाइम यूज करना पड़ता है, क्योंकि रिहर्सल में भी लाइट नहीं मिलती है, जनरल कमरे में रिहर्सल हो जाती है, और सेट आर्टिस्ट को नहीं मिलता है क्योंकि जनरल कमरे में कुर्सी में या कुछ लगा करके सेट का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये दोनों चीजें उसको उसी दिन मिलती हैं जिस दिन उसका नाटक। तो इसको वो अपने दिमाग का इम्प्रोवाइजेशन करके, अपने दिमाग से विचार करके, और जो उसने रिहर्सल में किया है उसको यूज करें। सेट पर आप जरूर चलें। जब आप नाटक के लिए जाएं दिन में तो आप सेट पे ही बैठें, कोई जरूरत नहीं है आपको ऑडिटोरियम बैठने की। सेट पे आप बैठिए, सेट को अपना घर मान लीजिए। आप मान लीजिए अगर उस घर के नौकर बने हुए हैं, उस घर के नौकर बन के आप सेट पे बैठिए। आप नाश्ता कर रहे हैं, सेट पे बैठ के नाश्ता करिए। खाना खा रहे हैं, सेट पे बैठ के नाश्ता करिए। तो वो भी आपके यूज टू है। जब आप नाटक कर रहे हैं, लाइव नाटक कर रहे हैं, तो ऑडियंस का रिस्पॉन्स क्विक आता है उसी समय। जो ऑडियंस है वो अपना रिस्पॉन्स तुरंत देगा। आपका कोई मार्मिक दृश्य आता है तो वो गमगीन हो जाती है। हमने देखा है कि कुछ लोग रोने भी लगते हैं ऑडियंस में, वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं। और कोई कॉमेडी प्ले है तो उसमें लाफ्टर भी बहुत जोर के लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसकी रिहर्सल नहीं होती है। जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स होता है उसकी रिहर्सल बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि रिहर्सल के दौरान तो ऑडियंस होती नहीं, वो एट ए टाइम एक्टर को करना पड़ता है। अब आपने कोई संवाद बोला, एक्टर को हंसी आई, आप एक्टर ने हंसा, उसके बाद आपको दूसरा संवाद बोलना, तो उसकी हंसी के साथ साथ अगर आपने अपना संवाद बोल दिया तो वो दर्शक तक नहीं जाएगा। उसकी हंसी थोड़ी सी धीमी हो, फिर अगला संवाद होगी। हम लोग तो मानते ये हैं, जब भी हम लोग कॉमेडी प्ले करते हैं, आप लोगों ने अपने जीवन में देखा होगा, अगर एक आदमी खुल करके पूरी तरह से हंस लेता है एक बार, तो वो दोबारा जल्दी नहीं हंसता। ऐसा होता है कि नहीं? यस सर। इसलिए ऑडियंस को पेट भर के मत हंसने दीजिए कॉमेडी प्ले में। कभी भी आपको कॉमेडी प्ले करिए तो ऑडियंस को हंसने मत दीजिए पूरा पेट भर के। आधी लाइन उसको हंसने दीजिए, फिर डायलॉग मार दीजिए, थोड़ा सा पॉज लेकर के, तो वो हंसती रहेगी। और एक बार अगर आपके संवाद तो हंस ली, तो फिर आप चाहे जैसे संवाद बोल रहे दोबारा नहीं हंसेगी। तो ये एक्टर का आखिरी इम्तिहान होता है जब वो मंच पे चढ़ता है और ऑडियंस के सामने अपना प्रेजेंटेशन देता है। तब उस समय ना ही राइटर टोकने वाला है, ना ही डायरेक्टर टोकने वाला है, कोई भी आदमी टोकने वाला नहीं है। उस समय उसको अपने इम्प्रोवाइजेशन जो उसने सीखा है, जो उसने ध्यान किया है, उसके हिसाब से वो ऑडियंस का इंटरेक्शन करता है। और जब भी आप मंच पे जाइए, बिल्कुल पीसफुल मंच पे जाने, नाटक शुरू होने से पहले आप कम से कम 5 मिनट आंखें बंद करके ध्यान करके अपने कैरेक्टर में बैठिए। ऐसे बैठ जाइए आंखें बंद करके और अपने कैरेक्टर को सोचिए। किसी से कोई बात मत करिए, कोई रील मत बनाइए, कोई फोटो मत खींचिए। उसके बाद धीरे से आंख खोलिए, ऐसे ऐसे आंख पे हाथ करिए और बस शुरू हो जाइए। फिर आपको कोई हरा नहीं सकता।
आप एक अच्छे एक्टर के रूप में मंच से उतरेंगे। ठीक है, आप बताइए आपके क्या सवाल है। मैं अपनी तरफ से जितना बताना था जी सर। आप लोगों को मैंने कोशिश की है, सारी चीज बताने की कोशिश की है। अब आपके कुछ क्वेश्चन हों, आपकी जो बातें हों, Sir, first of all, thank you so much for conducting this workshop. Like from history to script writing to direction to various factors include various factors of acting to costumes to lighting to improvisation. You left nothing untouched. Today you gave us the experience that takes decades to gain. So we are really blessed to have you, sir. It was really an amazing session. Thank you so much, sir. मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि मुझे आप लोगों से इस तरह बात करने का मौका मिला। आपके स्टूडेंट जो शामिल हैं उनके दिमाग में अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि कल मुझसे कहा गया था कि क्वेश्चन आवर के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी सर। तो मुझसे ये भी कहा था कि आपको क्वेश्चन भेज देंगे, आप तैयार कर लीजिएगा। मैंने कहा था ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हालांकि मैं 1986 से थिएटर कर रहा हूँ और जीवन बीत गया पूरा थिएटर करते करते 40 साल हो गए थिएटर करते करते, इसलिए ये कोई करना पड़े। मैं किसी भी सवाल का जवाब, बहुत बड़ी बात नहीं है, एट ए टाइम भी दे सकता हूँ। कोई सवाल आपके दिमाग में पूछिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी। जो परफॉर्मर्स होते हैं वो अपनी लाइन अक्सर क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, रिहर्सल भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, बट उसके बाद जब फाइनल परफॉर्मेंस होती है तो ऑडियंस के सामने जा कर के वो नर्वस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि वो लाइनें भूल जाते हैं। तो सर जी। ऐसी स्थिति में क्या करा जाए कि वो अगर लाइनें भूल रहे हैं तो क्या कर सकते हैं वो? ये एक्टर प्रिपेयर के अंतर्गत आता है। जी सर। अगर आदमी ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपको स्क्रिप्ट मिले उसी समय आप एक्टर का बैकग्राउंड सोच लीजिए कि आपका एक्टर का बैकग्राउंड क्या है। उस बैकग्राउंड को फील करते हुए उसकी रिहर्सल करिए, तब आप लाइन नहीं भूलेंगे। अगर आप रट लेंगे तो भूल जाएंगे। जी सर। हम लोग जो एक्टर है, भिखारी है, तो भिखारी को अपने अंदर प्रवेश करा लेते हैं, उसकी आत्मा को। जब आत्मा हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, शो के 5 मिनट पहले ऐसे आँख करके बैठते तो भिखारी लगते हैं बिल्कुल, क्योंकि कॉस्ट्यूम भिखारी वाली हो जाती है। दिमाग में भिखारी बैठा है, 10 दिन 12 दिन रिहर्सल की है हम लोगों ने, कैसे भूल जाएंगे। एक्टर को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पहले दिन जब वो इस रिहर्सल पे आए तो उसको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं इस रिहर्सल पे आया हूँ, इस नाटक के अंतर्गत, इस नाटक में मुझे कोई भी पात्र दिया जाएगा उसको मैं कर दूंगा। अगर ये एक्टर के अंदर कॉन्फिडेंस पहले दिन आ गया तो अंतिम दिन उसको कर डालेगा। और अगर पहले दिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया, देखिए सीधी सी बात है, थिएटर एक पूजा है। पूजा अगर आप मन से करेंगे तभी आपको उसका फल मिलेगा। अगर आप पूजा मन से नहीं करेंगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। हम लोग थिएटर को पूजा मानते हैं, स्क्रिप्ट को। इसको जैसे रामायण होती है, कुरान होती है, बाइबल होती है, उसी तरह स्क्रिप्ट हमारे लिए है सम्माननीय। इधर उधर उसको फेंकते नहीं है, लाएंगे, प्यार से रखेंगे, जिल्द चढ़ा के रखेंगे, पन्ने कायदे से स्टेपल करके रखेंगे, मुड़ने नहीं देंगे। इबादत के रूप में नाटक की रिहर्सल की जाती है। अगर आप इबादत करें, पूजा ठीक से करेंगे तो आपको निश्चित ही वरदान मिलेगा। और आपने अगर नाटक में, छोटी सी बात बता दूं, 2 मिनट का समय, नाटक में 3 तरह के व्यक्ति आते हैं। आप तो स्टूडेंट हो, आप लोगों में तो एक ही तरह का है, 2 तरह के होंगे। नाटक में एक आते हैं जो कि सोचते हैं कि यार इस नाटक से हमको पैसा मिलेगा, वो नाटक करना शुरू करते हैं। तो मराठी और आपको बंगाली नाटक में तो पैसा मिलता है, वहां पे उनका नाटक इतना सशक्त है
गुजराती नाटक भी बहुत सशक्त है कि 2-2 हजार रुपए टिकट लगते हैं और बिकते हैं और पैसा मिलता है, लेकिन हिंदी नाटक में नहीं मिलता है। तो जब आदमी को पैसा नहीं मिलता है तो उसका नाटक से मोह खत्म होता है। दूसरा व्यक्ति आता है, या नाटक में जा रहे हैं, 4 लड़कियां आएंगी, कुछ नहीं यार उन्हीं से बात किया करेंगे, तो वो भी जब उसको वो लड़कियों से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो भी किनारे हो जाता है। तीसरा वो व्यक्ति आता है जो नाटक को जुनून समझता है, वो नाटक को चला रहा है। आज जो नाटक चल रहा है या जो हिंदी नाटक चल रहा है वो केवल जुनूनी लोगों के कारण चल रहा है। ना तो उन लोगों के कारण चल रहा है जो पैसे के बारे में सोच के आते हैं, ना ही उन लोगों के कारण चल रहा है जो अमर इंडस्ट्री के जो नाटक को जुनून मांगते हैं। नाटक मेरा जुनून है, नाटक मेरा शौक है, नाटक मेरा पैशन। हमने तो कुछ ऐसे लोग ऑडियंस थी हमने अपनी बनाई है जो नाटक देखने नहीं आते थे, उनसे मैंने कहा एक बार आप नाटक देखने आ जाइए बस। हमने स्कूटर भेजा, तब स्कूटर जमाना हुआ करता था, स्कूटर भेजा उनके घर कि जाओ लड़के को भेजा कि जाओ उनको ले आओ नाटक देखने के लिए। और नतीजा ये है कि वो आज 100 रुपए का टिकट लेके नाटक देखते। एक बार आप परफॉर्मेंस करिए तो वैसी, और परफॉर्मेंस करें। आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई जुनून के साथ करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बताइए। कैसे तफरीह करते हैं? नहीं, जुनून के साथ पूरा जुनून लगा देते हैं। तो जो चीज, देखिए एक छोटी सी बात है जीवन में भी है कि आपको पैसा मिले चाहे ना मिले, लेकिन आपके काम करने का ढंग जो है प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ होना चाहिए। अगर आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड है तो आप काम बहुत अच्छा करेंगे। कोई काम आप करने जाते हैं, आपको लगता है कुछ पैसे मिलेंगे, तो आप उसको कैसे करते हैं? बहुत मन से करते ही नहीं करते हैं। जी सर। और आपको बोला यार कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, चलो ठीक है कर लो ना। अगर हमने किसी काम को पकड़ा है, हमने कहा कि हाँ हम इस काम को करेंगे, तो फिर हमको कुछ मिले चाहे ना मिले, अगर हमने एक बार बात कर ली तो उस काम को हम अंजाम तक बढ़िया करेंगे। ऐसे थिएटर में भी है, अगर हमने सोच लिया कि नाटक करना है तो फिर भाई नाटक करना है, फिर कुछ और बात नहीं होगी। तो अगर आप जुनून के साथ नाटक में उतरेंगे तो आप डायलॉग बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बल्कि आपको जितने डायलॉग इसमें दिए होंगे ना उससे 4-5 डायलॉग आप ज्यादा बोल जाएंगे। अगर आप पूरे एक्टर पेयर के साथ होंगे तो आप 4-6 डायलॉग ज्यादा बोल जाएंगे वहां स्टेज पे। ठीक है ना? चलिए और बताइए सर। ये आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट बात बोली सर, मतलब हमारे आयाम के दृष्टिकोण से भी। जैसे अब हमारी सोसाइटी है उसको भी, उसमें जितने भी लोग मेंबर्स काम करते हैं या फिर जो एक्टर्स हमसे जुड़ते हैं, डायरेक्टर्स या फिर अन्य परफॉर्मर्स, तो उनको भी कोई पैसा नहीं मिलता है। तो हम सबको यही कहते हैं कि अगर आपको थिएटर से लव है तो हमारी सोसाइटी से जुड़िए। आपको मेहनत ज़रूर लगेगी बट आप जुनून से करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, वही चीज़ महसूस होगी। सारी काफ़ी मैंने तो थिएटर में ऐसे लोगों को पकड़ा है कि आप चाहते हो शाम को सड़क, मैंने ऐसे लोगों को पकड़ा यार गैस दे रहा है, शाम को तुम पानी की दुकान पर खड़े हो, चाय की दुकान पर बैठे हो, क्या मिल रहा है तुम्हें बताओ? कुछ नहीं, बैठे हैं, क्या करें, कोई काम नहीं, शाम को ऐसे बैठे हैं। लगाओ हमारे थिएटर में आ जाओ, वहाँ थिएटर करो, 15-20 दिन बाद शो करोगे, तुम डायलॉग बोलो, दर्शक ताली बजाएगा, हम लोगों का तो प्रेस मीडिया भी आता है, तो फोटो छपेगी अखबार में। तो इस तरह से लोगों को बटोर बटोर के थिएटर में लाया। 40 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा एक रंग यात्रा नाम से यूट्यूब चैनल है। जी सर। आप लोग कभी फुर्सत मिले, RANGYATRA। जी सर। रंग यात्रा जैसे आप यूट्यूब पे डालेंगे आएगा, तो उसमें हम जितने नाटक करते हैं अपने सब उसमें डाल देते हैं। करीब 80 से ऊपर हमारे नाटक उसमें पड़े हुए हैं जो हम लोगों ने किए। कभी फुर्सत मिले देखिएगा। तो ऐसे लोग को लेके आए, तो उन लोगों ने काम किया, जुनून से काम किया। उन्होंने कहा अरे हम तो बेकार वहां अपना समय खराब करते थे,
10-15 रुपए की 20 रुपए 25 रुपए चाय पी लेते थे। यहाँ तो आप चाय पिलाते हैं, हम तो सबको चाय पिलाते हैं। जो हमारे रिहर्सल में आता है, बीच में टी ब्रेक होता है, सबको चाय और एक बिस्कुट खिलाया जाता है। तो ऐसे लोगों को लेके आए जिनको शौक हो कुछ करने का, जी सर, अलग हटके करने का। तो ऐसे लोगों को जब आप शामिल करेंगे, आपकी तो पढ़ाई है, आपका ये प्रोफेशन नहीं है, तो भाई 2-3 साल आपको रहना है, और 2-3 साल में आपको कर रहे हैं तो अच्छी है। और ये मुझे बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इतने, मैं तो अपने बेटे की पढ़ाई देखता हूँ कितनी ज्यादा पढ़ाई है। मेरी बड़ी बेटी भी खड़गपुर IIT से उसने एमटेक किया, बाद में PhD की उसने इलेक्ट्रिक में। अच्छा अच्छा, उसकी मैं पढ़ाई करता था। हाँ, मेरी बड़ी बेटी ने खड़गपुर IIT से एमटेक किया, उसके बाद वहीं से उसने PhD भी की अच्छा इलेक्ट्रिकल में। जी हाँ, सर उसके बाद सर दोस्त ये जी सर आपने इतनी आप अच्छी बातें बताई और काफ़ी नॉलेज इम्पार्ट करी, ये काफ़ी हमारी ऑडियंस को मदद करेगी। और ये आपने परफॉर्मेंस सुधारने के लिए काफ़ी एक अच्छी चीज़ करी आपने हमारे साथ जो सेशन अटेंड करा। सर जी। हमारे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है, तो सर अब हम इस मीटिंग को ऑफिशियली एंड करते हैं। और सर कोई हम बात विश्वास रखते हैं कि आप आगे भी हमारे साथ ऐसे अन्य सेशंस करेंगे और हमारे ऑडियंस को हेल्पफुल रहेगी ये सब चीज़ें। जी सर, आप सब हमारे बच्चे हो, आपको जब भी आवश्यकता पड़े मेरा नंबर नोट कर लीजिए। कभी भी आपको जरूरत पड़े आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जी सर, अच्छा लगेगा मुझे भी। और कभी भी आपका लखनऊ शहर की तरफ आना हो तो मुझसे जरूर मिलिएगा। जी सर, ठीक है, बिल्कुल सर, जी जी सर, सर। थैंक यू। यस सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेशन। यस सर।